अदानी समूह से जुड़ी आज फिर 2-3 बड़ी खबरें आई, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शेयर बाजार में आज अदानी ग्रुप की कंपनियों का हाल क्या रहा। आज हाल कल से बेहतर था। आज ग्रुप की करीब 7 कंपनियां हरे निशान में बंद हुई। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज 9% से ज़्यादा चढ़कर बंद हुई। इसके अलावा अदानी पोर्ट 7%, अदानी पावर 5%, अदानी विल्मेर अपर सर्किट, एनडीटीवी अपर सर्किट, अंबुजा सीमेंट 1.5% और एसीसी सीमेंट करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ। तीन शेयरों में जिन 3 शेयरों में गिरावट थी उनमें अदानी ग्रीन 4%, अदानी टोटल करीब 4% और अदानी ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। अब खबरें क्या थीं? खबरें नेगेटिव थीं। सिलसिला नेगेटिव खबरों का थमने का नाम नहीं ले रहा। पहली खबर ये आई कि फिच रेटिंग ने कहा कि ग्रुप की 2 कंपनियां अदानी ट्रांसमिशन और अदानी पोर्ट, इनके गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, इनके गवर्नेंस पर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि दोनों कंपनियों में आर्थिक संकट ज़्यादा रिस्क है। फिच ने हालांकि दोनों कंपनियों की जो रेटिंग है उसको BBB नेगेटिव पर बरकरार रखा है। उधर अदानी ग्रुप की कंपनियों की तरफ से ये सफाई दी गई। एक रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भाई अदानी समूह के जो गिरवी रखे शेयर हैं उनको छुड़ाया नहीं गया है। कंपनी ने एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया और कहा नहीं भाई, हमने पैसा दिया है और हमने अपने कंपनियों में जो प्लेज शेयर थे उनकी संख्या को कम किया है। तो अब यहाँ से 2 सवाल खड़े हुए। पहला तो ये कि फिच ने इन 2 कंपनियों को रिस्की क्यों माना, और दूसरा सवाल ये कि अगर आपने गिरवी रखे शेयर छुड़ाए हैं तो अब ताज़ा स्थिति आपकी क्या है। दोनों के लिए चलते हैं अंशुमान जी के साथ। पहला सवाल सर, फिच ने इन्हीं 2 कंपनियों को सबसे ज़्यादा रिस्की क्यों माना? फिच की रिपोर्ट थोड़ी चौंकाने वाली है। फिच ने रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया, पर फिच ने 2 प्रमुख कंपनियों को दोनों कंपनियां काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनके ऊपर लगातार हम पिछले 1-2 महीने से तमाम रिपोर्ट और तमाम तरीके की एनालिसिस देख रहे हैं, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पोर्ट्स। फिच ने कहा है कि इन दोनों कंपनियों के पास में कंटेजियन रिस्क ज़्यादा है। जब भी कोई एजेंसी कंटेजियन रिस्क की बात करती है तो उसका मतलब ये कि इन 2 कंपनियों के कारण पूरे समूह की वित्तीय सेहत मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि इन दोनों कंपनियों के ऊपर बड़े कर्ज हैं। इनके रेवेन्यू जो इनकी जो कमाई है वो इन कर्जों के हिसाब से पर्याप्त नहीं दिखाई देती और इन्होंने बड़े पैमाने पर अभी बिजनेस मॉडल्स डेवलप नहीं किए हैं, और इन 2 वजहों से इन 2 कंपनियों से पूरे समूह की फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर, वित्तीय स्थिरता पर असर पड़ सकता है। फिच ने इसके अलावा रेटिंग में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, लेकिन ये 2 कंपनियां अब अलग से उभर कर सामने आना शुरू हो गई हैं, जिनके कारण अडानी समूह के लिए आने वाले समय में चुनौती बन सकती है। और फिर वही बात घूमकर वहीं आती है पिछले जिसको हम लगातार अपने कार्यक्रमों में चर्चा में कर रहे हैं कि रेटिंग एजेंसियों को अडानी समूह के कर्ज को लेकर अभी भी बड़ी चिंता बनी हुई है। और तमाम कोशिशों के बाद, चुकाने के तमाम प्रयासों के बाद, कुछ कर चुकाए जाने के बाद भी फिलहाल किसी प्रमुख रेटिंग एजेंसी ने, फिच, मूडीज और बाकी किसी एजेंसी ने फिलहाल अडानी समूह को लेकर अपने आउटलुक में या रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया है। सर, प्लेजिंग जो गिरवी रखे शेयर हैं बैंकों के पास, उनकी क्या स्थिति है ताजा? एक खबर आई जिस खबर पर कल सरकार, दोनों रेगुलेटर NSE ने और BSE ने अडानी समूह से पूछा कि जो शेयरों के अगेंस्ट कर्ज लिया गया है, यानी जो कंपनियों ने अपने बैंकों के पास शेयर रखे, उनकी परिस्थिति क्या है। और जो सूचना और जो आंकड़ा दिया गया उस हिसाब से कंपनी ने ये बताया गया कि अडानी ग्रीन के शेयर्स की जो प्लेजिंग है वो 4.4% से घट के 3.4% आ गई है। अडानी पोर्ट्स की 17.3% से 4.7% आ गई है और अडानी ट्रांसमिशन की करीब 3.8% आ गई। यानी कंपनी का कहना यह था कि माना जा रहा है कि उसने पर्याप्त मात्रा में कर्ज नहीं चुकाया है, क्योंकि ये आंकड़ा भी अपडेट नहीं है, लेकिन कंपनी ने अपने शेयरों के बदले कर्ज को चुकाने की कोशिश की है और काफ़ी बड़ा हिस्सा कम कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर अब आप आंकड़ा देखें ना शुभम, तो ठीक ठाक मात्रा में अभी भी कंपनी के शेयर्स प्लेस्ड हैं बैंकों के पास। अब इसका तार आप वित्त मंत्रालय की बैठक से जोड़ सकते हैं। वित्त मंत्री ने जब बैंकों से सवाल पूछा था और बैंकों से जानकारी मांगी थी, तो उसमें चिंता की सबसे बड़ी वजह प्लेस्ड शेयर भी थे। और प्लेस्ड शेयर भले ही कम मात्रा में हो, 3% हो, 4% हो, अगर शेयरों की कीमतें लगातार गिर रही है तो बाजार के लिए, कर्ज देने वाले बैंकरों के लिए, निवेश करने वाले निवेशकों के लिए चिंता का सबब बनता रहता है, क्योंकि इसके लिए या तो कंपनी को तेजी से कर्ज चुकाना पड़ेगा वापस और अपने शेयर छुड़ाने पड़ेंगे, या फिर नए शेयर उतनी ही कीमत के देने पड़ेंगे। कल अडानी समूह के बारे में एक खबर सामने आई थी कि समूह अंबुजा सीमेंट के टेकओवर के लिए जो उसने कर्ज लिया था उसकी पुनर्गठन की कोशिश कर रहा है।
सर, तीसरा और बड़ा सवाल कि कर्ज की चुनौती का समाधान नहीं मिल रहा है, जैसा सामने आ रही हैं खबरें, तो ऐसे में समूह के लिए आगे किस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं? शुभम, जिस तरह से कल कीमतों में तेज गिरावट आई हमने देखा एकदम बाजार में, और अडानी समूह के शेयर काफ़ी वॉलेटाइल हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव वाले हैं, और इन्हें इसीलिए एनएसई लगातार इन्हें स्पेकुलेटिव जोन में ले जाकर सर्विलांस मैकेनिज्म के तहत डाल रहा है। यहाँ से एक सवाल उठ रहा है कि जैसे जीकेजी पार्टनर जैसे बड़े जो फंड निवेशक हैं, जिन्होंने करीब 15,446 करोड़ रुपए की सेकेंडरी मार्केट से ब्लॉक डील की थी अडानी समूह के लिए, और माना जा रहा था कि ये अडानी समूह को मिलने वाली एक किस्म की संजीवनी है, एक किस्म की विटामिन है जो उसे मिल गई है। लेकिन अब जब कीमतों में एक दिन में इतनी तेज गिरावट आती है और 10 के 10 शेयर टूटते हैं और उसमें अधिकांश शेयर लोअर सर्किट पर जाते हैं, तो बाजार को ये महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में कोई बड़ा निवेशक अडानी समूह की इक्विटी लेने को तैयार कैसे होगा, क्योंकि जिन्होंने ले रखी है, अगर आप जिस कीमत पर जीकेजी इन्वेस्टर ने निवेश किया था और आज उसकी परिस्थिति देखें तो उन्हें उस निवेश पर भी नुकसान हो चुका है। ऐसी स्थिति में अडानी समूह के लिए अपनी इक्विटी बेचकर भी फंड चुकाना मुश्किल होता जाएगा, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि बाजार में अडानी समूह के शेयरों में कुछ लंबे समय तक स्थिरता बनी रहे। वो नहीं दिखती, तो मर्ज कहीं है, दर्द कहीं हो रहा है। मर्ज है कर्ज का और दर्द हो रहा है शेयरों की कीमत के तौर पर, गिरावट के तौर पर। तो अब कंपनी को, और इसीलिए शायद कंपनी की तरफ से इस बात के संकेत दिए जाते हैं, नकारा जाता है, स्वीकारा जाता है कि कंपनी अपने कर्ज के पुनर्गठन की कोशिशों को ज़्यादा तेज कर रही है, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टर्स अब शायद इस स्थिति में, जब स्टॉक्स एक एक दिन में 6-6, 7-7, 8-8% टूट जाते हैं, तो उन फंड मैनेजर्स को भी अपने निवेशकों को ही दिखाना पड़ता है कि निवेश में कितना नुकसान हुआ है इस खरीद के बाद। तो इसलिए यहाँ पर एक बड़ी दुविधा दिख रही है, और ये आने वाले समय में अडानी समूह के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू बनकर सामने आएगी, जिस पर हमारी नज़र लगातार रहेगी। अगली खबर चीन से। चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट रोड परियोजना के लिए दुनिया के 22 देशों में 2008 से 2021 के दौरान $240 अरब खर्च किए। इन देशों में पाकिस्तान, अर्जेंटीना, केनिया, तुर्की जैसे देश शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक और हार्वर्ड इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। सर, चीन के बेल्ट रोड परियोजना में क्या ये देश किसी तरह कर्ज के जाल में फंस गए हैं? हाँ, चीन की बेल्ट रोड परियोजना काफ़ी समय से चर्चा में थी, और चीन ने कई सारे देशों को, दुनिया के कई सारे देश जो सेंट्रल एशिया और एशिया के देश थे, उन्हें बुनियादी ढांचा बनाने के लिए, और इसके अलावा लैटिन अमेरिका के देशों को भी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा दिया था, जो कर्ज के तौर पर था। इसमें अर्जेंटीना, पाकिस्तान, केनिया, टर्की जैसे देश हैं। अब जो ताज़ा आकलन आ रहा है उस हिसाब से चीन ने $240 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज मंजूर किया है 22 देशों के लिए, जिन्हें एक्सक्लूसिवली उनको दिया गया, जिन पर चीन का कर्ज बकाया था। और ये यहाँ से बेल्ट रोड परियोजना एक दूसरे टर्न में जा रही। पहले शुरुआत में माना गया था, शुरुआत के 2-3 सालों में, कि चीन बड़े पैमाने पर इन देशों में निवेश कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, जो उसकी रणनीतिक विस्तार का हिस्सा है, जहाँ पर अपने विदेशी मुद्रा भंडार का, अपनी तकनीक का और अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके वो इन देशों में बड़े निवेश करके अपनी एसेट्स क्रिएट कर रहा है। पाकिस्तान इस मामले में उदाहरण था। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब ब्याज दरें बढ़ रही हैं, कर्ज को लेकर चुनौती बढ़ रही है, हमने विस्तार से इकोनॉमिका में इस पर बात की थी कि कैसे दुनिया के देश संप्रभु कर्ज के जाल में फंस रहे हैं, जिसमें चीन एक बड़ा प्लेयर है। तब चीन को पर यह दबाव है कि वो इन देशों को जहां उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा दिया था, उसको वो वापस ले और उसके कर्ज का बेल आउट करे। ये लगभग शुभम अमेरिका जैसी स्थिति है। अगर आप इतिहास से देखें ना, तो यही काम 80-90 के दशक में अमेरिका की तरफ से हुआ। तो अमेरिका ने ऐसे ही कई सारे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े निवेश किए थे, फिर वो कर्ज में देश फंसे थे और उन्हें बेल आउट किया गया था। ये स्थिति हमने 1930 में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान देखी थी। लगभग चाइना भी उसी स्थिति में पहुंच रहा है। लेकिन चीन का कर्ज दुनिया के देशों में एक नए किस्म की बड़ी चुनौती है जिसे अब दुनिया के लेंडर, वर्ल्ड बैंक, IMF और बहुत सारी संस्थाएं, G20 जैसी संस्थाएं करीब से देख रही हैं।